हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने ही बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज ईवीएस के हम वैसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो बहुत ही वीवीआई हैं और आपके एग्ज़ाम में आने के उनके पूरे चांसेस रहते हैं या उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, CTET ईवीएस पेपर 1 जो कि 1 से 5 क्लास के लिए पूछा जाता है, बस छपने वाले प्रश्न है ना। तो भाग 3 में आता है पर्यावरण अध्ययन, है ना। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जी। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि बच्चा कोई गतिविधि कर रहा है ना। टीचर जो है कुछ गतिविधि करा रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है और उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। जानते हैं ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बच्चा, टीचर क्या कर रहा है? पोर्टफोलियो, अवलोकन सूची, उपाख्यानात्मक अभिलेख या रेटिंग स्केल। तो आपको पता है कि जब टीचर किसी विशेष घटनाओं के बारे में जिक्र करता है, कुछ विशेष बात बच्चा के बारे में दर्ज करता है, तो वो क्या होता है? उपाख्यानात्मक अभिलेख होता है। यानी 61 का 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। और ये सवाल आते ही आते हैं, तो इसी से बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम में जी। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट्ट पर लिखता है ना। यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। क्या लिखता है कि अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। यानी अपने माता पिता दादा दादी से पूछें कि उस समय में पानी कैसे अवेलेबल हुआ करते थे और अभी पानी कैसे अवेलेबल है, उससे उसकी तुलना करें। उपरयुक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? अब आइए जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्ले, परियोजना प्रोजेक्ट चर्चा करना, है ना। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि ब्लैक बोर्ड पर जो है कुछ लिख दिया गया है ना, और कहा गया कि दादा दादी से उसकी चर्चा कीजिए। तो जब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि ऑप्शन चर्चा करना सही होगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करना है। असल में ये क्या है जानते हैं? ये एक इंटरव्यू है, इसको कहते हैं साक्षात्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साक्षात्कार। अच्छा, कई बच्चे का कन्फ्यूजन होगा कि भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले क्यों नहीं होगा। देखिए, अगर बच्चे इसमें कोई नाटक करते, नाटक में कोई भाग लेते, जैसे बच्चे कोई इसमें दादा दादी का रोल करते, तब ये भूमिका निर्वहन होता। यहाँ तो दादा दादी पर से उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अर्थात उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये हो गया साक्षात्कार। आइए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा वो भी देख लीजिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? एक रचनावादी है ना, कंस्ट्रक्टिव जिसको बोलते हैं, एक ऐसी क्लास के बारे में चर्चा हो रही है, तो इनमें से क्या नहीं होगा? बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, बिल्कुल सही। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं, ये भी सही। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, ये भी सही। अब 2 नंबर जो है ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आप समझिए। यहाँ एक नेगेटिव टर्म लिखा हुआ है सिर्फ। जब केवल सिर्फ ये सब लिखा होता है तो वो उत्तर नहीं होता है, और बाकी ये कि बच्चा सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, इसका मतलब वो उसमें कोई रचनावादी कक्षा नहीं, मतलब रटा हटाया सवाल हो रहा है, तो ये नहीं होगा। आइए अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन तो चूँकि बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ही पूरे स्क्रीन पर लेकर देख लेते हैं।
राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है। ये भी आप समझ गए कि बच्चे जो है कुछ एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी के आधार पर बच्चे सवाल कर रहे हैं। निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक का क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए, है ना। अगर गतिविधि बच्चे को दिया गया है कि भाई आप जो है एक गतिविधि करिए जिसमें कुछ वस्तु पानी में डूब रहा है और तैर रहा है, कुछ डूब रहा है। अब बच्चे इससे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपका कौन सा जवाब बेहतर होगा वो देखिए। ऑप्शन ए, शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन ए देखिए, ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन बच्चे को डायरेक्ट अगर जवाब दे देंगे तो फिर बच्चा सीखेगा क्या। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं सी देखिए क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। बिल्कुल, अवसर शब्द तो पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब बी भी होगा, सी भी होगा। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि उसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। नहीं, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कह सकते जी। तो बी और सी इसका सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन में है बी और सी? बिल्कुल, एक नंबर में देखिए बी और सी, तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। बात तो बिल्कुल सही है, यानी ए सही है। कथन बी, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। ये बात तो गलत है, क्योंकि कल्पना चावला तो 2003 में ही मर गई थी, है ना। तो इसका मतलब एक सही है और बी गलत है जी। तो देखते हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है परंतु बी गलत है। बिल्कुल यही तो सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन क्या है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है। बात तो सही है। प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। बात तो सही है। कारण, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। ये सवाल तो कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? अभिकथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नहीं, गलत है। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ये भी गलत है। ये भी गलत है। अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। गलत है। अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ये वाला जवाब सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या है? एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। हाँ, बात तो सही है। कारण, इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों और उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। बिल्कुल ये भी सही। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं किस हिसाब से है। ऑप्शन कहता है कि अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नहीं, ये गलत है। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य, गलत है। अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, ये भी गलत है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 4 सही हो गया।
आइए बच्चा लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को के 2 समूह बनाती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? विद्यालय में यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं, है ना। जो बच्चे स्कूल ड्रेस पहन करके आते हैं सारे बच्चे एक ही तरह के, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर एक जो है गतिविधि, मतलब एक 2 समूह बना दिया है शिक्षिका ने। इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है ना। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? देखिए यहाँ नहीं पूछा गया है, यानी पॉजिटिव नहीं देखना, आपको नेगेटिव देखना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। बात तो बिल्कुल सही है, तो ये मेरा जवाब नहीं है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, ये भी बात सही है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, ये गलत है, क्योंकि वाद विवाद से बच्चा दूसरों के ज्ञान को नहीं मापता है बल्कि खुद कुछ सीखता है। तो इसका मतलब इसका जवाब हो जाएगा डी। ऑप्शन में देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर ऑप्शन देखिए, केवल डी, तो यही तो सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन है और इससे तो रिलेटेड सवाल रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम कहते हैं, आपके सीटेट एग्जाम में। अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ें। तो अभिकथन ए क्या है बच्चा लोग? देखिए, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। बात बिल्कुल सही है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के कहा जा रहा है। बिल्कुल लद्दाख में होता है ऐसा, और लद्दाख की जो ऊंचाई है वो समतल से 5000 मीटर ऊंचा है, यानी 5 किलोमीटर ऊपर। कारण आर इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं, बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सही हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं बच्चे। यहाँ कहता है कि दोनों ए आर सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, गलत। ए सही है किंतु आर गलत है, गलत। ए गलत है किंतु आर सही है, गलत। दोनों ए आर सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। तो 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा लोग क्लास को, है ना, क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्त वगैरह को भी जोड़ें, उनको भी बताएं इस क्लास के बारे में। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका के अध्याय 46, अध्याय का नाम क्या है? खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है ना। इसमें एक पॉजिटिव आपको देखना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना, ऐसा लग रहा है कि ये जवाब सही होगा। पहले चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना, प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसकी चर्चा करना, ऐसा लग रहा है कि सारा ऑप्शन सही है। 4 नंबर देखते हैं। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरण की सहायता से समझ का विकास करना। अब यहाँ पर देखिए अवलोकन लिखा हुआ है और उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना है, इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। देखिए आप किसी का ख्याल रखना है, सीटेट में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे गए हैं और उसमें जो सबसे बेस्ट हो वो ऑप्शन सही होता है, तो यहाँ 4 नंबर ऑप्शन सही है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, बिल्कुल सही। परंपरागत वो होता है जिसको लंबे समय से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों सही है।
और कारण पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पारंपरिक स्रोत में जैसे जीवाश्म ईंधन जो है ये ऊर्जा का नवीकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय स्रोत है। कैसे? क्योंकि एक बार जो कोयला जल जाएगा फिर वो कोयला को पैदा करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कोयला का निर्माण करोड़ों वर्षों में हुआ है, पेट्रोलियम का निर्माण करोड़ों वर्षों में हुआ है। तो ऑप्शन जरा देख लेते हैं। दोनों ए आर गलत हैं? नहीं भाई, ए सही है और आर गलत है। बिल्कुल सही, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा लोग कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर आप देखेंगे भारत के नक्शा को तो बंगाल की खाड़ी से छूता हुआ एक राज्य है भारत का, वह है आंध्र प्रदेश। और कर्नाटक और केरल जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये अरब सागर से जो है जुड़ा हुआ है। और तेलंगाना तो खैर बीच में है, ये जो है लैंड लॉक है जी। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि अच्छा थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, एक ही स्क्रीन पर हो जाएगा। हाँ, ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रह मतलब बायस, पक्षपात का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? मतलब पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इनमें 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। इन ऑप्शन में से कौन है कि जिनमें कोई भी पूर्वाग्रह यानी कि आप बायस नहीं कर सकते हैं, है ना, आप नहीं मतलब आप कोई भी बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते। कौन है इसमें से? बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, देखिए इससे आप पक्षपात कर सकते हैं। आप जान जाएंगे ना कि बच्चा फला जात का है, फला मोहल्ले का है, तो इससे आप पहले ही मतलब बोल देंगे अरे ये लोग तो गरीब है, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ बायस किया जा सकता है। पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, चलिए मैं आपको और बच्चों की योग्यता एवं कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव। अगर आपको पहले से मालूम है कि ये बच्चा मैथ में जो है ख़राब था, या बच्चा फला सब्जेक्ट में ख़राब था, या 3 क्लास में इसका रिजल्ट ख़राब था, तो आप पहले से अनुमान लगा लेंगे कि ये बच्चा कमज़ोर है। तो यहाँ आप पक्षपाती हो सकते हैं, आप बायस हो सकते हैं। किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, अगर बच्चे का आप रिजल्ट कार्ड देख लिया, उसमें देख लिया कि 4 क्लास में बच्चे के मैथ में कम नंबर है, तो आप पहले से अनुमान लगा लेंगे ये बच्चा मैथ में कमज़ोर है। तो यहाँ आप बायस हो सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो में जो बच्चों के काम के नमूने होते हैं वो वास्तविक होते हैं, वो प्रेजेंट के होते हैं, तो यहाँ आप पक्षपात नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 74 में? गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्रमशः घास चबाने और घास काटने के लिए, क्रमशः घास काटने और घास को कुतरने के लिए, क्रमशः घास कुतरने और घास को काटने के लिए, क्रमशः घास काटने और घास चबाने के लिए। तो ये जो दांत छोटे और पीछे होते हैं ना, ये काटने के लिए होते हैं, चपटे और जो बड़े होते हैं घास चबाने के लिए होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति मृत सागर या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह है समुद्र के पानी का निम्न घनत्व? नहीं। समुद्र के पानी का ना उच्च न निम्न घनत्व? नहीं। समुद्र के पानी की मात्रा? नहीं। आइए इसका ऑप्शन 4 देखते हैं क्या है। समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, ऑप्शन 4 इसका भी सही जवाब होगा। चूँकि समुद्र के पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है जिससे उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप उसमें नहीं डूब पाते हैं जी। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, और देखिए 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन आपको आता था, और उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को बेहतर लगा होगा। तो आज की क्लास में दोस्त इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।